नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने हिंदी के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें ग्रामर के मैंने क्वेश्चंस 15 लिए हैं भैया। कितने? 15 क्वेश्चंस लिए हैं। और पेडागोजिकल के भी 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे ही आपके पेपर में आते हैं। 15 क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और भी वीडियो हमने बना रखी हैं, उनका भी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है आपको। उन वीडियो को भी पूरा वॉच करें। आपकी एग्जाम में ये चांद लगाने वाली वीडियो है। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते हैं, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? क्या पंजाबी, संस्कृत, हिंदी या पाली? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप आंसर भी कमेंट करेंगे इनके। ऐसा नहीं है कि हम ही बोलते जा रहे हैं और आप कमेंट ही नहीं कर रहे भैया। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल क्या हो जाएगा? हिंदी। यानी कि हिंदी जो है हमारी देश भाषा है। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रभाषा कौन सी है या राष्ट्रभाषा आपकी कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई सी नहीं है। हिंदी कैसी है? हिंदी एक राज्य भाषा है। कैसी? राज्य भाषा है हिंदी। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य भाषा का मतलब क्या होता है? जो सरकारी कामकाजों में यूज होती है। सरकारी कामकाजों में यूज होती है, कामकाजों में यूज होती है भैया, उसी को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं? राज्य भाषा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक। मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। आगे आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। ठीक है, बिल्कुल। तो जो हिंदी के राजभाषा से संबंधित बात की गई है वो 343 से 351 आर्टिकल तक बात की गई है। ठीक है, ये भाषाओं का आर्टिकल है भैया। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल भी जाए। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में भैया। स्टार भी बनाना नहीं आ रहा है मुझे। बिल्कुल ये रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का राइट आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या सौराष्ट्री भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, गुरुमुखी या देवनागरी में? हम आपको बता दें, गुरुमुखी की आपसे पूछी जाए तो ये पंजाबी की है। क्या पंजाबी की है? बिल्कुल भैया, कमेंट करना है। देवनागरी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका कौन सा होता है? कमेंट करेंगे, गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है? गुणवाचक हो गया। फिर आपका संख्यावाचक होता है। क्या? संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है भैया। ठीक है, और संख्यावाचक के बाद तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक के बाद चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सार्वनामिक।
कौन सा, सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक। ठीक है, यानी ये आपकी 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यानी मैं बात करता हूं, मैंने ले लिया, जैसे क्या, बिल्कुल कुलीन हो जाएगा, नमक हो जाएगा, कृपा हो जाएगा, जाति हो जाएगी। नमक क्या है, आप समझिए, नमक क्या है। देखिए, नमक जो है आपका, नमक जो है आपका संज्ञा है, क्या संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, लेकिन मैंने इसे बना दिया नमकीन, नमकीन, नमकीन बना दिया, तो ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द से विशेषण बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या है, क्या ये है नमक, नमक तो संज्ञा है, कृपा, जाति, ये सब संज्ञाएं, लेकिन कुलीन जो है वो संज्ञा शब्द से बनाया गया है। मतलब कुलीन का मतलब होता है कुल, कुल संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसी से बनाया गया ये शब्द है, यानी हमारा 6 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आपको हम बताते हैं। एक हम वर्ग लेते हैं आपका का वर्ग, ठीक है, एक का वर्ग है। ठीक है, एक आपका कौन सा है, चा वर्ग है। ठीक है, फिर एक आपका कौन सा है, टा वर्ग है। टा वर्ग के बाद कौन सा है आपका, ता वर्ग है। ता वर्ग के बाद कौन सा है आपका, पा वर्ग है, पा वर्ग है। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, चा आपका कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तालु क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल गले में ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, टा आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। क्या, मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा कहाँ होता है, तालु और दांत के बीच को जो हिस्सा होता है उसी को मूर्धा कहते हैं। ता वर्ग, ता आप बोलेंगे तो दांतों से टच होगा, यानी दंत हो जाएगा ये। ठीक है, और पा आप बिना होंठ बुलाए, मतलब हिलाए बोल नहीं सकते, तो ये आपका ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहद इंपॉर्टेंट बताया है मैंने। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ जो हो जाएंगी, का वर्ग में कौन सा आता है, गा और घा ही आता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप पूरा वॉच करें, मैंने आगे आपके लिए पेडागोजिकल क्वेश्चंस लिए हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकतियों का अर्थ बताइए। क्या सही निर्णय लेना, कपटपूर्ण आचरण देना, ए और सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दूंगा भैया, तो कहीं ना कहीं सही निर्णय करूंगा मैं आपका, यानी कि 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के कितने भेद होते हैं, 5, 9, 2 या 6। तो कितने होते हैं, बिल्कुल 2 होते हैं धातु के भेद। कौन कौन से, एक मौलिक धातु होती है, क्या मौलिक धातु होती है क्या, और एक आपकी यौगिक धातु भी होती है, यौगिक धातु भी होती है भैया। यानी कि हमारा राइट आंसर 2 ही करेक्ट होगा, 9 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, 1, 2 प्रकार की होती है, क्या 2 प्रकार की भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आप बोलोगे कौन सी होती है, तो एक तो आपकी होती है लिखित और एक होती है मौखिक। एक भाषा होती है आपकी सांकेतिक। ठीक है, जो बोलकर हम आपसे बोलकर आपके द्वारा आपके पास जो भी हम पहुंचा रहे हैं वो आपकी मौखिक हो गई। लेकिन मैं लिख रहा हूं भैया, लिख रहा हूं, मान लिया कुछ भी लिख दिया मैंने, डैश डैश करके कुछ भी लिख दिया, तो ये लिखित भाषा हो गई। यानी मैं अपने विचारों को जो प्रदान कर रहा हूं आपके सामने, वो लिख कर प्रदान कर रहा हूं, तो वो लिखित भाषा। सांकेतिक में मैं हाथ को, हाथों, उंगलियों, या कभी देखते हैं आप आंखों को भी चलाया जाता है, तो ये सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, फिलहाल जो इसमें दिया हुआ है, तो ये भी और दोनों सही हो जाएंगे, यानी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से लिंग के भेद कौन से होते हैं। लिंग आपके वैसे तो हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आपके तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पुल्लिंग आपका जहाँ पूछा जाए आपसे कि पुल्लिंग कौन सा है, तो जहाँ जिस शब्द को बोलोगे और उसमें से मेल साउंड आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पुल्लिंग। जैसे कल आएगा, आएगा ना तो मेल साउंड हो गया। रात हो गई तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और दोनों में आए तो नपुंसकलिंग हो जाता है। ठीक है, 11 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट साथियों, हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। आत्मपुरुष, आत्मपुरुष होते हैं ना, बिल्कुल ये तो सही है। एक तारा, इकलौता, निर्दोष। एक तारा जो है आपका ये समाज संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। पीछे ही मैंने आपको बताया, क्या दंत हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, तालु या कंठ। कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग बोला जाता है। तालु से आपका कौन सा बोला जाता है, चा वर्ग। मूर्धा से आपका टा वर्ग और दंत से आपका ता वर्ग। ता पूछा गया है तो दंत से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांत का उच्चारण स्थान क्या है। नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। आप दांत बोलेंगे, दांत बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या दांत सिर्फ मुंह से ही बोला जाएगा, नहीं भैया, नाक से बोला जाता है। 14 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए ही करेक्ट हो जाएगा। दांत आप बोल के देखिए, दांत, नाक का सहारा लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने, 5, जिसमें से 3 दिए हुए हैं आपके। एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। एक आपका कौन सा होता है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक होती है क्या, बिल्कुल। और एक होती है आपकी समूहवाचक। कौन सी, समूहवाचक। ये 5 प्रकार की आपकी संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपका डी ऑप्शन से जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्या है, पैडागोजिकल लिया गया है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 13 क्वेश्चन ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए भैया। पहला क्वेश्चन क्या है, युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी तकनीकी है। रटकर याद करना, सीधा अनुवाद करना, कहानी सुनाना या भूमिका निभाना या व्याख्यान आधारित निर्देश देना। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, कहानी सुनाना और भूमिका निभाना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से संलग्न करता है। किसी भी चीज में घुलने मिलने के लिए सक्रिय रूप से चीजें देता है। ये ऐसा दृष्टिकोण है जो भाषा को सीखने में प्रासंगिक बनाता है। इसीलिए कहानी सुनाना और भूमिका निभाना ये बेहद इंपॉर्टेंट है हिंदी सिखाने के लिए। ठीक है साथियों, यानी हमारा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा सीखने वालों में मौखिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है। व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, संचारी भाषा शिक्षण या प्रत्यक्ष विधि। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, छात्रों को वास्तविक जीवन में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को विकसित किससे करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका किससे होगा, ये संचारी भाषा शिक्षण से होगा। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के नियम पढ़ाते समय क्या महत्वपूर्ण है। नियमों को याद करने पर जोर दें, सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें, छात्रों को रचनात्मक रूप से भाषा का उपयोग करें, हतोत्साहित करना है, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है। केवल वाले हमने कहा, पीछे वीडियो में भी हमने आपको बताया कि केवल रटना, याद करना, अभ्यास करना नहीं, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। हतोत्साहित करना ये निगेटिव पॉइंट होते हैं। अगर निगेटिव पूछा जाए तो निगेटिव आंसर देना है, पॉजिटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव आंसर देना है। ठीक है, नियम पढ़ाते समय क्या महत्वपूर्ण, 2 ऑप्शंस कट हो गए। क्या, बिल्कुल 2 ऑप्शंस आपके कट हो गए। अब ए और बी बचा।
हमने कहा याद करना, ये भी निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कराना है बच्चों को, रटने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों में ला करके चीज़ों को सिखाना है और हिंदी व्याकरण भाषा वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों को हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है? बहुविकल्पीय परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियां, लिखित परीक्षा या रिक्त स्थान भरने का अभ्यास। मूल्यांकन पद्धति को आपको अपनाना है तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, 4 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल मौखिक प्रस्तुतियां हो जाएंगी। बच्चों को मौखिक रूप से चीज़ों को सिखाओगे तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुरुआती शिक्षार्थियों को हिंदी उच्चारण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी तकनीकी है? लिखित अभ्यास प्रदान करना, मौन पढ़ने को प्रोत्साहित करना, सही उच्चारण मॉडलिंग या अनुवाद कार्य सौंपना। शुरुआती शिक्षार्थियों को हिंदी उच्चारण सिखाना है आपको। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर का राइट आंसर आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी, यानी कि सही उच्चारण। आप बच्चों के सामने सही उच्चारण करेंगे तो चीज़ों को बहुत जल्दी बच्चों उन्हीं चीज़ों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक जागरूकता की क्या भूमिका है? ये भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक है? ये तो बात गलत है भैया। ठीक है, ये छात्रों को विविधता और भाषा संदर्भ की सराहना करने में मदद करता है। ये सीखने की प्रक्रिया को जटिल बनाता है, जटिल नहीं बनाता है भैया। प्रदर्शन को सीमित करता है, सीमित भी नहीं करना है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर एक ही बचा, वी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही पैडागोजिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी हल करना है। ऑप्शंस को निगलेक्ट कर दीजिए, आपका एक जो सटीक आंसर बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा दृष्टिकोण छात्रों को सार्थक भाषा के उपयोग के माध्यम से भाषा पैटर्न की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है? व्याकरण अनुवाद विधि, आगमनात्मक भाषा शिक्षण विधि, डिल और अभ्यास करें या श्रव्य भाषिक विधि? क्या हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, यानी आगमनात्मक भाषा शिक्षण विधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये विधि क्या करती है, बच्चे की आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है, दृष्टिकोण सक्रिय सीखने को बढ़ावा देती है, भाषा संरचनाओं को स्वाभाविक रूप से आंतरिक करने में मदद करती है। समझ गए ना? यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, हिंदी शब्दावली पढ़ाते समय शब्दावली बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? दोहराव के माध्यम से याद रखना, शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, संदर्भ में शब्दावली का उपयोग करना या श्रुतिलेख अभ्यास कराना? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल भैया 8 नंबर, बिल्कुल बहुत अच्छे, सी यानी संदर्भ में शब्दावली का उपयोग करना। ठीक है, क्यों करना? क्योंकि ये रणनीति बच्चों में शब्दों का सामना करने और उन्हें उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है, इसीलिए शब्दावली उपयोग करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों को स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा या व्याख्यान आधारित निर्देश? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा करेक्ट? बिल्कुल 9 नंबर का राइट आंसर आपका पूछताछ आधारित शिक्षा हो जाएगी। यह विधि आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल सीखने में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने का क्या महत्व है? वे छात्रों को सीखने से विचलित करते हैं, वे दृश्य शुद्धिकरण प्रदान करते हैं और जुड़ाव बढ़ाते हैं, वे पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भरता बढ़ाते हैं, वे भाषा अधिग्रहण में बाधा डालते हैं? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड, यानी कि हमारा वे दृश्य शुद्धिकरण प्रदान करते हैं और जुड़ाव बढ़ाते हैं। देखिए ऑप्शन कैसे निगलेक्ट करेंगे, छात्रों को विचलित नहीं करेंगे भैया, पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहते हैं नहीं, अधिग्रहण में बाधा भी नहीं डालते हैं, तो हमारा क्या बचा? वी ऑप्शन बचा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा सीखने वालों के
लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक साक्षात्कार, निबंध लेखन, सुनने की समझ का परीक्षण करना। 11 नंबर का राइट आंसर आपका निबंध लेखन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लिखने में कौशलता बढ़ानी है बच्चे की। अगला क्वेश्चन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी टीपीआर पद्धति हिंदी भाषा अधिग्रहण में कैसे योगदान देती है? केवल लिखित, मैंने कहा केवल है तो हटा दो। व्याकरण के नियमों पर जोर देकर, नियम ही नहीं बताने भैया। भाषा सीखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत करना, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट। अगला ऑप्शन देखते हैं, निष्क्रिय नहीं रहना, एक्टिव रहना है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका है? भाषा अधिग्रहण करने के ये अनावश्यक है, अनावश्यक चीज़ें नहीं होती हैं भैया। ये छात्रों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में मदद करती है। हो सकता है इसमें मुझे हतोत्साहित मिल गया, हटा दो। सीखने में छात्रों की स्वतंत्रता को सीमित करता है, सीमित तो चीज़ें होती नहीं हैं, यानी हमारा ऑप्शन वी करेक्ट हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।